So the fourth unit is legal and regulatory framework of mergers and acquisition. लीगल बेसिकली जो भी हमारे लॉ से रिलेटेड है, जिनके अकॉर्डिंगली मर्जर एक्विजिशन रेगुलेट होते हैं, क्या क्या एक्ट उसके अकॉर्डिंग लगते हैं, याद है हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। कुछ एक्ट एप्लीकेबल थी, कौन कौन सी थी वो? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और कंपनीज एक्ट 2013 और इनकम टैक्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज लगते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं हमारे, और ये सब किस में लगते हैं? सारी कंपनीज में लगते हैं। देन कुछ कंपनीज हमारी रिलेटेड होती है किससे? जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, जो भी हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें इन सब के अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एक्ट हमारी एक और एक्ट लगती है, दैट इज सेबी रिलेटेड एक्ट, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, सेबी टेक ओवर कोड, जो हमारे आज का सेकंड टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये सारी एक्ट बेसिकली क्यों लगती हैं? कंपटीशन एक्ट इसलिए लगती है क्योंकि वो रेगुलेट कर रही होती है इन चीज़ों को कि जो कंपनीज है वो आपस में मर्ज होके, बड़ी बड़ी कंपनीज मर्ज होके क्या ना करें, मोनोपोली ना बना लें। क्यों? वो अगर मोनोपोली बनाएंगे तो हमारे लिए क्या नुकसान है? प्राइस वो अपने एग्जैक्टली अपने कंट्रोल में प्राइसेस रखेंगी, डिमांड और सप्लाई का फैक्टर ही बिल्कुल हट जाएगा, वो प्राइसेस हाई सेट करते रहेंगे बिकॉज दे डोंट हैव एनी competition. So to regulate them or to promote the interest of the normal customers, they have some restrictions over the combinations or mergers or acquisitions. Then हमारी income tax basically इसलिए लगती है ये देखने के लिए कि कितना टैक्स होगा, क्या प्रोविजंस मिलेंगे, दोनों अगर साथ में आ रहे हैं तो क्या कुछ अमेंडमेंट्स होंगी एंड ऑल, वो सब देखने के लिए। देन और कौन सी एक्ट अभी हमने डिस्कस करी? इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉ। इंडस्ट्री स्पेसिफिक लॉज में ये होगा कि भाई जो इंडस्ट्री है वो किस चीज़ के स्पेसिफिक है, उसके रिगार्डिंग भी हम चीज़ों को देखेंगे। देन हमारी और कौन सी आ गई? RBI एंड फेमा, क्योंकि अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज से कुछ करना है, लिंक करना है अपने बिजनेस को फॉरेन एक्सचेंज से, या कोई बाहर की कंपनी के साथ मर्ज करना है, तो क्या होना चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स भी हमारे पास होने चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि भाई कैसे है क्या नहीं है, और हमें उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें वो वहाँ से अप्रूवल मिलता है तो ही हम क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी हम क्या कर रहे हैं, बाहर से मर्ज कर रहे हैं तो। देन हमारी और कौन सी एक्ट है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर कोई कंट्री से बाहर से कर रहे हैं तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो नहीं फॉलो करेंगे, तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मर्जर्स और अमेलगमेशन अलग से बने हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। देन और कौन सी बची? इंडियन स्टैम्प एक्ट, क्योंकि वही स्टैम्प बेसिकली टू मेक एनीथिंग लीगल वी नीड स्टैम्प्स, तो यहाँ पे भी वो स्टैम्प की जरूरत है, पेपर वर्क की जरूरत है। ऑल दीज वर्क विल बी डन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ओनली, जो भी मर्जर वगैरह का होगा। देन कोई और एक्ट बची है? तो फिर और जो अब सेबी है, जो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में लगती है, तो वो सेबी मेक श्योर करती है कि हमारी जितनी भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो फॉलो हो, और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अगर इसी बिलीफ पे पैसा लगाया है कि सेबी हमें रेगुलेट कर रहा है, तो सेबी इस तरीके से भी रेगुलेट करेगा कि अगर आपने कोई मुकेश अंबानी की कंपनी में पैसा लगाया है तो वो मुकेश अंबानी की ही रहे, ये नहीं है कि वो सुबह किसी और ने टेक ओवर कर ली। आपने तो अंबानी में लगाए थे, सुबह टेक ओवर होगी तो अब ओनर कोई और हो गया, क्योंकि जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, उससे मेन स्टेक होल्डर है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है हमारे बिजनेस में, क्योंकि अब हम कहेंगे कि अंबानी है तो उसके अपने बिजनेसेस के सारे राइट्स पता है, सारी चीज़ें पता है, तो हमारे अकॉर्डिंग ही इज अ बिजनेस टाइकॉन। तो वो बिजनेस टाइकॉन है तो क्या है, कुछ भी गलत नहीं होगा, हमारा बिजनेस मोस्टली चांसेस है कि वो ग्रो करेगा ही करेगा, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ। देन हमारे दो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के, इसमें
एक है 1956 का, एक है 2013 का जो अपडेटेड वर्जन है। थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया ही था लास्ट क्लास में, एक बार ये आज गो थ्रू कर लेते हैं प्रॉपर्ली। सो पहले 1956 के अकॉर्डिंग यहाँ क्या प्रोविजंस हैं जो फॉलो होते हैं। सो फर्स्ट इज आर कोर्ट अप्रूवल। कोर्ट का अप्रूवल चाहिए, हाई कोर्ट का अप्रूवल चाहिए हमें, अगर हमें क्या करना है, मर्जर और एक्विजिशन करना है। लेकिन ये लॉ कब की थी, 1956 का। अगर हम नहीं न्यू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे रूल्स और रेगुलेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हाई कोर्ट करने या आपको NCLT का अप्रूवल चाहिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। So under the 1956 Act, mergers and acquisition required approval from the High Court in each state where the companies were registered. और इसका सेक्शन कौन सा था, 390 to 396 इसमें एप्लीकेबल होता है, हमने लिखा था। और इस पर्टिकुलर हेड में 391 to 394 है कोर्ट अप्रूवल के केस में। पहले 389 था इसमें, बट 389 बिल्कुल प्रॉपरली हट दिया। पहले 389 वाज द मेन सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। देन स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, उन्हें एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बनानी पड़ती है जिसमें सारी कंडीशंस है। अरेंजमेंट की स्कीम में तो बेसिकली किस टर्म्स और कंडीशंस में हम लोग एग्री हुए हैं, कितना पैसा हम दे रहे हैं और एसेट्स क्या कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉफिट वगैरह कैसे शेयर करेंगे, ये सारी टर्म्स और कंडीशंस उसमें मेंशन है। इसलिए मतलब है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। So companies involved in merger and acquisition needed to draft a scheme of arrangement which included all the terms and conditions of the merger, and the scheme किसको प्रेजेंट करनी होती है, हमें हाई कोर्ट को अप्रूवल के लिए। Whereas अब जब अप्रूवल हमें एज पर द 2013 एक्ट अप्रूवल हमें NCLT दे रहा है, तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हमें किसी देनी है, NCLT को देनी है। देन अप्रूवल फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स, ये अभी भी क्राइटेरिया सेम है कि आप जब भी अगर एग्री हो रहे हैं, आप करना चाहते हैं बिजनेस, मर्ज करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, अपने शेयर होल्डर्स या फिर क्रेडिटर से 75% आपको उनका हाँ चाहिए कि वो एग्री है टूवर्ड्स दी मर्जर्स और अमेलगमेशंस, जो भी आपका क्राइटेरिया आ रहा है। इसमें हमने बेसिकली पढ़ा कि क्या सिनेरियो होता है। हमने जैसे ही एक एप्लीकेशन डाली होती है सारी मर्जर और एक्विजिशन के लिए हाई कोर्ट को या NCLT को अप्रूवल के लिए डाला होता है, तो वो कहता है कि आपको एक मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी इमीडिएटली। तो आप एक नोटिस भेजते हैं मीटिंग कंडक्ट करने का, आप उस मीटिंग में सबको बुलाते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, सबको बुलाते हैं मीटिंग के लिए। अब जब वो मीटिंग के लिए आए तो उसके बाद क्या होगा, आप उनसे बताएंगे टर्म्स और कंडीशंस कि हाँ हम मर्ज हो रहे हैं। अगर उसमें से 75% लोग एग्री होते हैं तो ही मर्जर आगे प्रोसीड करेगा, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो दे नीड टू रेज द ऑब्जेक्शन विद इन हाउ मच टाइम पीरियड। याद है कि कितने टाइम पीरियड में हमको ऑब्जेक्शन रेज करना होता है, विद इन 30 डेज। ठीक है, उनको अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो विद इन 30 डेज दे नीड टू फाइल अ केस। 30 डेज के बाद अगर वो अप्रूवल के लिए डालेंगे तो कोई फाइल, मतलब रिजेक्शन के लिए डालेंगे तो कोई फाइल नहीं है, विद इन 30 डेज वो अप्रूव करा सकते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए, हम अपना अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट कितनी होती है जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, पहले कोई लिमिट नहीं थी बट अब एक ऑब्जेक्शन की लिमिट आ गई है कि आप जो 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे उसमें क्या है कि मिनिमम अगर एक शेयर होल्डर है तो उसके पास 10% से ज्यादा का स्टेक होगा तो उसका ऑब्जेक्शन वैलिड है। अगर उसके पास ऑब्जेक्शन नहीं है तो वैलिड, मतलब अगर सिर्फ 10% शेयर है तो उसका ऑब्जेक्शन क्या है, वैलिड नहीं होगा। और सेम इन द केस ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट, मिनिमम 5% वो होना चाहिए क्रेडिटर्स, टोटल हमारा जितना आउटस्टैंडिंग डेट है उसका 5% वो एलिजिबल होना चाहिए। 5% से कम है तो नहीं, उसकी वैल्यू उसके बाद मानी जाएगी। देन रोल ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर्स एंड रीजनल डायरेक्टर, इनका जो रोल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। The 1956 Act required the official liquidator and the regional director to assess the scheme to ensure it wasn't prejudicial to the interest of the shareholders or the creditor। मतलब shareholders और creditors के इंटरेस्ट के लिए बुरा ना हो, वो मेक श्योर करते थे जब भी वो रेगुलेशंस कर रहे होते थे। Then tax implications and stamp duty, mergers often
incurred stamp duty based on the state rates and the orders of the high court. तो बेसिकली जो टैक्स के इम्पैक्ट है वो देखिए, स्टैम्प ड्यूटी जो है, स्टैम्प बेसिकली दोनों कंट्रीज की, जहाँ पे या दोनों कंट्रीज या दोनों स्टेट्स जहाँ पे भी मर्जर हो रहा है वो दोनों का स्टैम्प वगैरह टैक्सेस वगैरह के लॉ स्पेसिफिक देखे जाते हैं। देन क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। द 1956 एक्ट डिड नॉट एक्सप्लिसिटली अलाउ इंडियन कंपनीज टू मर्ज विद द फॉरेन कंपनीज, दे डोंट अलाउ, लिमिटिंग क्रॉस बॉर्डर मर्जर अपॉर्चुनिटीज। तो ये सारे प्रोविजंस थे 1956 के। कोर्ट का अप्रूवल, हाई कोर्ट से स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बनाई, हाई कोर्ट में सबमिट कर दी, अप्रूवल ले रहे हैं क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर से तो 75% ले रहे हैं। जो लिक्विडेटर थे, रीजनल डायरेक्टर थे, उनका रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो एडवाइसेस देते थे, टैक्स इम्प्लीकेशंस वगैरह थे और क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेबल नहीं था। सिर्फ एक ये पॉइंट है जो 1956 और 2013 में कॉमन है, दैट इज अप्रूवल चाहिए अभी भी 75% का, बाकी सब पॉइंट अलग है। तो यहाँ पे अथॉरिटी कौन सी है? NCLT है, जो क्या करेगी? अप्रूव करेगी मर्जर्स को। So the 2013 Act established the NCLT as the single authority for approving M&A merger and acquisition schemes। किसको रिप्लेस करके? रिक्वायरमेंट फॉर द हाई कोर्ट अप्रूवल, कि पहले जो हाई कोर्ट का अप्रूवल चाहिए था वो अब कौन करेगा? NCLT करेगा। तो द चेंज एम्ड, किस लिए चेंज किया गया? क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत केसेस पेंडिंग होते हैं, तो ये जो मर्जर और एक्विजिशन है ये थोड़ा सा स्पीड अप हो सके एंड सेंट्रलाइज द अप्रूवल प्रोसेस। तो इसके लिए सेक्शन 232 240 हमारे लगते हैं, ये हमने लिखा भी था लास्ट क्लास में। फास्ट ट्रैक मर्जर्स, फिर सेक्शन 233 ने इंट्रोड्यूस किया फास्ट ट्रैक प्रोसेस फॉर द mergers between the small companies or between a holding company and its wholly owned subsidiaries। कि सेक्शन 233 में, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन फोकस यही था कि जो मर्जर और एक्विजिशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको हम क्या कर सके? रिड्यूस कर सके वो टाइम पीरियड। तो वो रिड्यूस कैसे होगा टाइम पीरियड? जब हम वो काम जल्दी करेंगे। तो पहले हाई कोर्ट से हटा के NCLT को दिया कि भाई आप जल्दी कर पाओगे, हाई कोर्ट टाइम लगाता है, और विद इन दैट क्लॉज ऑल्सो उन्होंने एक नया क्लॉज ऐड कर दिया, दैट इज फास्ट ट्रैक मर्जर्स। अब फास्ट ट्रैक मर्जर्स में क्या होता है कि आप लोग, हमने लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक पूरा प्रॉपरली पढ़ा है फास्ट ट्रैक मर्जर्स का, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक जो कंपनी है अगर उसको मर्जर चाहिए तो जो स्मॉल कंपनीज है वो बिना एक NCLT का प्रोसीजर फॉलो करे सीधा फास्ट ट्रैक मर्जर में जाती है और अपने आप को जल्दी मर्ज करवा लेती है, whereas NCLT is a टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक तो क्या होना चाहिए? स्मॉल कंपनीज होनी चाहिए, देन या तो फिर होली और सब्सिडरी कंपनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑलरेडी एक जैसा ही था, दोनों का मेन मोटिव पहले भी यही था, दोनों में से किसी को भी प्रॉफिट हो, पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब एक मेरी कंपनी दूसरी तो मेरी सब्सिडरी कंपनी है, तो मेरा ये नहीं है कि पहले उससे कंपटीशन में थी और कंपटीशन हट जाएगा, मैं पहले भी उसके साथ ही थी, मैं अभी भी उसके साथ ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे दोनों साथ में भी आ जाएंगे क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑलरेडी एक ही था। कोई न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जो इसको क्या करेगा? कस्टमर्स के इंटरेस्ट को मिसयूज करेगा। Whereas second small companies हैं, तो जो ऑलरेडी स्मॉल कंपनीज हैं उनका क्या होगा? वो मर्ज हो भी जाएंगी तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं बना सकती। और हमें एज एन हमने जैसे पढ़ा कि कॉम्पिटिशन एक्ट भी यही मेक श्योर करती है कि एक डोमिनेटिंग पोजीशन ना आ जाए, मोनोपोली ना आ जाए, वरना स्टेक होल्डर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी। देन अप्रूवल थ्रेशहोल्ड्स की अप्रूवल में चाहिए होते हैं, यहाँ पे भी कितना? 75% मेजॉरिटी चाहिए होती है अमंग द शेयर होल्डर्स एंड द क्रेडिटर्स। However, electronic voting options were introduced to streamline the process। तो प्रोसेस को थोड़ा सा इजी करने के लिए उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स भी ऐड ऑन करें, पहले वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स नहीं थे हमारे पास। देन क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स में क्या हुआ? इसने अलाउ किया
under the section 234 they have allowed the foreign investors with the foreign companies to merge with India in the specified jurisdictions, expanding opportunities for the international mergers. So this was in the section 234. 230 to 240 टोटल है. 233 में हमने अभी पढ़ा कि उसके लिए होता है और फास्ट ट्रैक मर्जर्स के लिए, और 234 किसके लिए है? फॉरेन क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स के लिए. देन इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पे आपकी जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. यू नीड टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन. जो भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन है आपको क्या करना पड़ेगा? वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा. सो द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन दी मर्जर स्कीम्स. इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि अगर हम सारी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिल्कुल. तो इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी फॉर दी शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज. देन वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड फेयरनेस ओपिनियन. आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जब आपको कोई वैल्यू दे रहा है तो क्या वो फेयर वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसकी आपको रिपोर्ट पूरी सबमिट करनी पड़ेगी. कौन से मेथड से आपने सामने वाली कंपनी को वैल्यू किया है. देखो अब इन सब चीज़ों से क्या होगा? वैल्यूएशन वगैरह से आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो मोटिव है ना वो कुछ और तो नहीं है. कंपनी ने एक वैल्यू निकाली, वही वैल्यू पे करी एक कंपनी को एक्वायर करने के लिए. अगर वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक्वायर करना चाहती है, कुछ भी और मोटिव हो सकता है उसका, कोई पर्सनल रिवेंज हो सकता है, या अपनी कंपनी उसको कंपटीशन हटाने के लिए हो सकता है. तो हम नहीं चाहते कि कंपटीशन हटे, तो इसलिए वो ये सारी चीजें देखते हैं कि क्या वो उसको फेयर वैल्यू दे रही है ना. कि अगर फेयर वैल्यू नहीं दे रही, बहुत ज्यादा दे रही है, तो क्या पता उसके माइंड में कुछ और चीज हो. तो जहां पे भी उन्हें लग रहा होता है कि किसी भी तरीके से कोई और झोल हो सकता है, दे ट्राई टू protect that thing. So the 2013 Act mandates independent valuation reports for the swap ratio, and in some cases a fairness opinion from a merchant banker, ensuring fair treatment of all the shareholders. Then objections by the minority shareholders and creditors. अभी हमने कहा कि अगर किसी को भी objection है, so under the 2013 the objections can only be raised by the shareholders holding at least कितना 10% of the total value, और the creditors जिनके पास कितना होगा 5% of the total outstanding debts, which reduces tirelessly objections and speed up the process. ठीक है, ये भाई हर कोई बिल्कुल छोटा छोटा पर्सन की किसी का बिल्कुल थोड़ा सा डेट है तो वो नहीं ऑब्जेक्ट कर पाएगा. या 10% एटलीस्ट कुछ स्टेक तो है आपका कंपनी में, तभी आप कर पाओगे. और ये जो 5% और 10% है, ये नेट वर्थ के अकॉर्डिंग होता है उनकी क्रेडिटर्स की. अब फॉर एग्जाम्पल ये नहीं कि 4 क्रेडिटर्स है तो 4 का 10% हो गया, या 10 क्रेडिटर्स है तो उसका 10% एक क्रेडिटर हो गया. वैसा वाला नहीं है 5% या 10%. टोटल वैल्यू की अगर 4 लाख के क्रेडिटर्स है तो 4 लाख का 5% 20,000. तो 20,000 से ज्यादा की अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू है तो ही वो क्या कर सकते हैं? केस ऑब्जेक्ट कर सकते हैं. नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ क्रेडिटर्स से, इन सब चीज से. ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन अगर हम वही करते हैं अप्रूवल अथॉरिटी. यहाँ पे हाई कोर्ट है अप्रूवल अथॉरिटी, वहाँ पे कौन है? NCLT. ठीक है, अप्रूवल की स्पीड कंपनीज एक्ट 1956 में हाई कोर्ट अप्रूवल करता था, बाद में अप्रूव कौन करने लगा? NCLT. NCLT का मोटिव क्या था कि मतलब चेंज लाई क्यों? NCLT को क्यों दिया? ताकि हमारा जो मर्जर है उसकी स्पीड तेज हो सके. इसी के लिए इन्होंने फास्ट ट्रैक मर्जर्स भी इंट्रोड्यूस करे थे. सो अप्रूवल स्पीड क्या है? लेंथी प्रोसेस विद हाई कोर्ट, और वहां पे फास्टर विद NCLT, एंड फास्ट ट्रैक मर्जर्स वर आल्सो देयर फॉर द स्मॉल कंपनीज. क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स पहले नहीं अलाउड थे, अब परमिटेड विद फॉरेन कंपनीज इन स्पेसिफाइड जुरिसडिक्शंस. कुछ जगह पे मना है, बाकी सब जगह अलाउ है. स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स. स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स पहले जब
कोर्ट अप्रूवल देना था तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट भी हम कोर्ट को ही दे देते। अब एनसीएलटी अप्रूवल दे रहा है तो स्कीम भी किसको देंगे, एनसीएलटी को ही प्रेजेंट करेंगे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। वैल्यूएशन रिपोर्ट पहले मैंडेटरी नहीं थी, अब क्या है, मैंडेटरी है, क्योंकि हमने इसका एक फीचर पढ़ा वैल्यूएशन रिपोर्ट और फेयरनेस ओपिनियन वाला, जिसके अकॉर्डिंगली अब हमें क्या करना है, वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट करनी है। देन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्शन, पहले कोई भी शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट कर सकता था, अब अगर हमने पढ़ा कि कोई भी शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसका मिनिमम 10% तो होना ही होना चाहिए शेयर, या फिर अगर कोई क्रेडिटर है तो उसका मिनिमम 5% होना चाहिए टोटल डेट में से आउटस्टैंड, तभी वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस नोबडी एल्स कैन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पहले अवेलेबल नहीं थी, अब हमने कर दिया ताकि हमारा प्रोसेस क्या हो सके, स्ट्रीमलाइन हो सके। सो अलाउड स्ट्रीमलाइनिंग अप्रूवल। फास्ट ट्रैक मर्जर्स में पहले अवेलेबल नहीं थे, अब फास्ट ट्रैक मर्जर्स होने लग गए, किन के लिए, स्मॉल कंपनीज के लिए और सब्सिडरी, होली और सब्सिडरी कंपनीज के लिए। रोल ऑफ रीजनल डायरेक्टर एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर, पहले किसके लिए था, ओपिनियंस वगैरह देने के लिए था कि कुछ गलत ना हो, अब इनका क्या हो गया, रोल बहुत कम हो गया, अब इनका रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 1996 के अकॉर्डिंग पढ़े। नाउ नेक्स्ट इज अवर सेबी टेकओवर कोड। अब देखो सेबी ने बेसिकली बहुत सारी चीजें करी, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली उसका काम यही था कि जो भी मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट मैं किसी भी तरीके से क्या करूं, प्रोटेक्ट करके रखूं। उनका मेन रोल ही यही था कि मैं क्या करूं, प्रोटेक्ट करके रखूं इंटरेस्ट। सो यहाँ पे भी सेबी ने यही किया, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स बदल रहे हैं। जब इन्वेस्टर्स बदल रहे हैं तो किसी का क्या मतलब, मैंने यही सोच के पैसे अप्रूव कराए, पैसे कंपनी में डाले, शेयर उस कंपनी के खरीदे कि जो ओनर है मैं उसको जानती हूँ कि वो बिजनेस टाइप है। मैंने बार एग्जाम्पल दिया कि मैंने देखा कि भाई रतन टाटा का बिजनेस है, रतन टाटा का स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है बिजनेस में, तो अगर उसका पैसा है इस कंपनी में तो कंपनी क्या करेगी, मोस्टली ग्रो करेगी, मुझे ये चांसेस लग गए। अब मेरे को अगले दिन पता चलता है कि रतन टाटा ने तो अपना शेयर ही बेच दिए कंपनी में, अब उसके शेयर ही नहीं है, तो मेरे लिए क्या हो सकती है, वो सिचुएशन खराब हो सकती है, क्योंकि मैंने जिसको सोचा उसको नहीं है प्रमोटर। अब क्या होगा, अब ऐसा एक मैटर नहीं है जिसमें सिर्फ रतन टाटा के मुझसे पैसे डाले, मेरे जैसे 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग और होंगे जिन्होंने डाले होंगे। अब जैसे ही रतन टाटा ने अपना स्टेक बेचा, हमने क्या करा, अपना भी स्टेक बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने जिसकी वजह से खरीदा था वो बिजनेस में नहीं। अब सब अगर अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, शेयर्स की डिमांड क्या, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड तो है नहीं, आप सप्लाई बेच जा रहे हैं। तो जब आप अपने इतने शेयर्स बेच रहे हैं तो शेयर होल्डर्स के स्टॉक को लॉस, इंटरेस्ट को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट खराब जा रहा है। सेबी क्या कर रहा है, यही कोशिश कर रहा है कि किसी का इंटरेस्ट क्या हो, प्रमोट हो, बचे इंटरेस्ट, वो उनको बेटरमेंट के लिए है, नुकसान दिखाने के लिए नहीं है सेबी। तो इसीलिए सेबी ने अपना टेक ओवर कोड बनाया। क्या है वो टेक ओवर कोड, अगर आपका बेसिकली एक कंपनी में 25% से ज्यादा का शेयर है, अगर आपका क्या है, कंपनी में 25% से ज्यादा का शेयर है या खरीदना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 26% ओपन ऑफर देना पड़ेगा। 26% शेयर्स का क्या देना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा, जिसमें आपको ये 26% के शेयर्स जनरल पब्लिक से खरीदने पड़ेंगे। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना शेयर यहाँ पे मतलब मैं इस कंपनी को एक्वायर करने वाला हूँ। एक ने डिस्क्लोज किया कि भाई मैं बेच रहा हूँ, दूसरे ने डिस्क्लोज किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंपनी का खरीदने वाला हूँ शेयर। तो डायरेक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा, 25% तो मैंने मेन शेयर होल्डर जो कंपनी के है, मेजर स्टेक होल्डर, उनसे खरीदा। अगर लेकिन मैंने उनसे 25% खरीदा है तो क्या करना पड़ेगा, 26% बाकी किससे खरीदना पड़ेगा, जनरल पर्सन से।
जो स्टॉक मार्केट में जाके जनरल ऑफर दे सकती हूँ लोगों को और उनसे वो सामान खरीद सकती हूँ 26% का। इससे क्या होगा कि जिसको बेचना है कि भाई रतन टाटा नहीं है मेरी कंपनी में तो मुझे बेचना है इस कंपनी के शेयर्स को, तो वो 26% अपना क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब ये 26% क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम लिमिट कितनी थी 25 प्लस 26 कितना हो गया, तो अब आपका 51% स्टेक कंपनी में बन गया, तो अब आप क्या हो गए, कंपनी के मेन ओनर हो गए, क्योंकि अब आपका स्टेक कंपनी में ज्यादा हो गया, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर आप हो गए। तो अगर आपको मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बनना है तो 26% कहां से लेना पड़ेगा, जनरल पब्लिक से लेना, जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और आता है क्रीपिंग। क्रीपिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, क्रीपिंग स्ट्रैटेजी में कि अगर आपका 25 से 75% तक का स्टेक है कंपनी में, 25 से 75% के बीच में आपका कितना भी स्टेक हो सकता है कंपनी में, तो जैसे 2019, 2020, 2021 आपने इस कंपनी के 4% शेयर और लिए, आपने इस कंपनी के 5% शेयर होल्ड लिए, आपने इस कंपनी के 6% शेयर होल्ड लिए, 4 लिए ओके, 5 लिए ओके, लेकिन अगर आपने 5% से ज्यादा का शेयर लिया है कभी भी एक कंपनी का, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि भाई मैं इस कंपनी को एक्वायर कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसके शेयर्स ज्यादा खरीद रहा हूँ। आप हर साल 5% तक खरीद सकते हैं, दिस इज क्रीपिंग। लेकिन 5% से अगर आप हर साल, एक साल में अगर आपने 5% से ज्यादा खरीदा है तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सेबी बिना ये डिस्क्लोजर करके इंफॉर्मेशन दे देता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि भाई कंपनी के ओनर बदल गए हैं, क्योंकि डिस्क्लोजर अगर नहीं आएगा तो हमें क्या पता कि किसने कंपनी बेच दिया कुछ है, तो वो इंफॉर्मेशन देने के लिए सेबी ने डिस्क्लोजर्स के लिए ये सारी चीजें करवा रखी है। तो एक है हमारी नॉर्मल स्ट्रैटेजी जिसमें 25% खरीदना तो 26% खरीदना पड़ेगा। सेकंड, अगर आपको पहले से ही 25 से 75% है और आप धीरे धीरे और खरीदना चाहते हैं, क्रीपिंग लाइक अर्ज वॉर वगैरह चल रहे हैं कि धीरे धीरे रेंज के पहुंचना चाहते हैं, कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, तो आप हर साल अगर 5% तक खरीद रहे हो तो ओके है, 5% से ज्यादा जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सुबह में से अगर कोई पर्सन धीरे-धीरे शेयर्स खरीदता जा रहा है और 1.5 से डिस्क्लोज भी करना पड़ रहा है, बट जो करंट ओनर से वो नहीं रेडी उसको एक्वायर करने देने के लिए, तो उस केस में वही ना, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है खुद को, वो क्या स्ट्रैटेजी है कि वो अपना मतलब मार्केट में शेयर्स ही नहीं देंगे, अपने खुद के शेयर्स को बाय बैक कर लेंगे कि बेचेंगे ही नहीं अपने शेयर होल्डर्स को, इस तरीके से रोक सकते हैं। वही ये हो गया कि एक तरीके से आपको जबरदस्ती एक्वायर किया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये राइवल कंपनीज करती है, ऐसी सिचुएशन में राइवल कंपनीज आती है, तो बेसिकली आपके स्टेक को जबरदस्ती खरीदना चाह रही है, तो उस केस में कंपनी के पास यही ओपिनियन है कि वो जनरल पब्लिक से ही अपने शेयर को वापस देने की कुछ स्ट्रैटेजीज बनाती है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा 80% है। हां, ये राइवल वाला 20 में ये दो केस है कि राइवल वाला एक दो में बता रही है। अब यहाँ पे वर्ड पड़ा है कि सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में कोई भी चीज खरीदना, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स। तो जहां पे भी हम कोई लार्ज क्वांटिटी में चीज खरीद रहे हैं तो वहां पे क्या आती है, टेक ओवर की कंडीशन आती है।
अब जब भी कोई चीज खरीद रहा है तो दो माइंडसेट से खरीद रहा है, मतलब यहाँ पे बेसिकली दो ऑप्शन है। एक, अभी हमने जैसे कहा कि जबरदस्ती वाला केस, कि जब राइवल्स आपकी कंपनी को जबरदस्ती खरीदने में लगे हैं तो सेबी ही ये कह रहा है कि मैं नहीं खरीदने दूंगा आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स को, आपके इंटरेस्ट को नहीं जाने दूंगा। कैसे नहीं जाने दूंगा? कि भाई अगर आपको 25% से ज्यादा का खरीदना है कंपनी का स्टेक तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी। उससे ज्यादा की फॉर्मेलिटीज में आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना ओपिनियन। तो उस टाइम पे अगर सामने वाला चाहता है संभलना तो वो अपने आप को बायबैक करके किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगा, उसको वो टाइम पीरियड दे रखा है। सेकेंड केस, जब प्रमोटर्स जो होते हैं कंपनी के, जिन्होंने स्टार्ट किया होता है कंपनी को, जब वो खुद क्या करना चाहते हैं, कंपनी से आप निकलना चाहते हैं, तो उस टाइम पे वो अपना एक लार्ज स्टेक क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इन दो तरीके से हमारा क्या होता है, मेनली मर्जर्स वगैरह होते हैं लिस्टेड कंपनी के। So, SEBI takeover for 2011, formerly known as Substantial Acquisition of Shares and Takeovers Regulations 2011, governs the process of substantial acquisition of shares. किस किस का शेयर्स है, चाहे वहां पे वो शेयर्स जा रहे हैं, वोटिंग राइट्स जा रहे हैं, किसी के वोटिंग राइट भी जा सकते हैं कि मतलब पहले मेरे पास था वो कंट्रोल भी किसी और के पास हो गया तो कंट्रोल भी जा सकते हैं ओवर द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया। देन डिफेंस स्ट्रैटेजीज बेसिकली किस चीज में वो डिफेंस करना चाह रही हैं, अलग अलग, मतलब अगर वो खुद को प्रोटेक्ट करने वाली स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे प्रोटेक्शन वाली स्ट्रैटेजी ज्यादा यूज होती है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि भाई अगर वो चाह रहे हैं कि जो राइवल्स हैं वो मेरी कंपनी के स्टेक को जबरदस्ती ना, आई गेस ऐसी कोई मूवी भी बनी हुई है, मुझे ध्यान नहीं आ रही कोई मूवी है या कोई सीरीज है जिसमें बिल्कुल प्रॉपर्ली दिखाया हुआ है कि वो कैसे टेक ओवर कर रहे हैं। मैं एक बार देखूंगी, अगर मुझे नाम रिकमेंड हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से रिकमेंड करूंगी कि उसमें दिखाया जा रहा है कि वो कैसे फटाफट क्या कर रहे हैं, एक कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। मतलब वो थोड़े अपने अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू क्या करते हैं, उनके शेयर्स को लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कंपनी है उसके शेयर्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या रहे हमारे पास सबसे ज्यादा राइट्स रहे, कि छोटी कंपनी है एक्वायर हो जाएगी इजीली तो क्या होगा, हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, जो हमारा कंपटीशन हमारे साथ भी आ गया, हमारे अंदर आ गया। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही सेबी ने क्या किया है, जनरल गाइडलाइंस लगाई कि अगर आपको 25% से ज्यादा का स्टेक बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेगी और 26% से खरीदना पड़ेगा, जनरल पब्लिक से खरीदना पड़ेगा ताकि पब्लिक का भी इंटरेस्ट हो। और जितनी देर में वो अपने मैंडेट को डिस्क्लोज कर रहे हैं, जो भी मैंडेट के डिस्क्लोजर है, जितनी देर में उनको बता रहे हैं उतनी देर में क्या हो जाएगा, आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन ये जो कंपनीज एक्ट है रिप्लेस हुई है 1997 टेक ओवर कोड से एंड इंट्रोड्यूस सेवरल न्यू प्रोविजंस टू एनहांस द ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड स्ट्रीमलाइन द एक्विजिशन प्रोसेस। देन हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में, सेबी टेक ओवर कोड के बारे में। तो पहला ट्रिगर फॉर ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट। ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट कौन सी है, जो हम 26% जबरदस्ती वाला करवा रहे हैं उनसे कि आपको 26% जनरल पब्लिक से लेना पड़ेगा, दैट इज अवर ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट। सो सेबी टेकओवर कोड 2011 defines specific trigger points when an acquirer is required to make an open offer to the public shareholders. An open offer is mandatory when an acquirer person acting in concert acquires 25% of more of the shares or the voting rights in a target company. ये इनिशियल ऑफर कब आता है, जब वो क्या कर रहे हैं 25% से ज्यादा का शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, शेयर्स, कंट्रोलिंग राइट्स एक कंपनी में खरीदना चाह रहा है। पहले ये रिक्वायरमेंट कितनी थी, 15% थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 25%। जो पहले एक्ट थी 1997 में जो टेक ओवर कोड की एक्ट थी, वो 2011 में जब अपग्रेड हुई तो वो 15% से एक कितना हो गया 25% हो गया।
So this is a change from the previous thresholds of 15% under the 1997 code. Then creeping acquisition, जैसे अभी हमने creeping वाला ये करा कि अगर 25% से 75% तक है आपका, तो आप उस केस में 5% से अगर ज्यादा खरीद रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. So after crossing the 25% thresholds, an acquirer can purchase up to an additional of 5% of the shares of the voting rights in a financial year, provided they do not breach the 75% shareholding mark, which is maximum allowed for the public companies. Then change of the control trigger. An open offer is also required when there is a change in the control of the target company. Like management change हो रही है, regardless of the percentage of the shares or the voting rights acquired. Control is defined as a right to appoint the majority of the directors, control management or the policy decisions. कि यहाँ पे shares वगैरह का number नहीं change हो रहा है, but क्या change हो रहा है? Control change हो रहा है, management basically change हो रही है. Then open offer size, अभी हमने पढ़ लिया कि open offer size कितना होना चाहिए? 26% होना चाहिए. क्यों? क्योंकि 25% मिनिमम कंडीशन थी और 26% करके 51% तक टोटल अमाउंट. So the SEBI Takeover Code 2011 mandates that an acquirer must make an open offer to the public shareholders when they trigger an acquisition. The size of the open offer must be 26% of the total shares. The open offer should be for at least 26% of the total shares of the target company, thereby ensuring that minority shareholders have the opportunity to exit if they wish to do so. कि जो minority shareholders हैं, क्योंकि open offer किसको दिया जा रहा है? Minority shareholders कोई general public कोई जिन्होंने कंपनी में अप्लाई कर रखा है. कि मैंने कहा कि मैंने ये सोच के अप्लाई किया था कि कंपनी रतन टाटा की है. अब रतन टाटा अगर अपना शेयर बेच रहा है और कोई और उसे एक्वायर कर रहा है जो मैं नहीं चाहती कि भाई मुझे नहीं पता इसका ये तो नया बिजनेसमैन है, क्या पता हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा बिजनेस को, तो मुझे तो अपना शेयर होल्डर्स बेचने मतलब मुझे तो अपना शेयर्स बेचने हैं. तो अगर ये सोच के सब शेयर्स बेच देंगे तो प्राइसेस कम हो जाएंगे एकदम कंपनी के. तो वो वाली सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते हैं, पहले उन्हीं को ही देते हैं कि आपको 26% जनरल पब्लिक को एक्वायर करना पड़ेगा. जिससे क्या होगा, जो लोग बेचना चाह रहे हैं कि दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट इफ दे विश टू डू सो, कि 26% में वो लोग अपना शेयर बेच देंगे अगर उनको बेचना होगा तो. The requirement of a 26% open offer size was increased from the earlier 20%. जैसे पहले उसकी 15% थी, 25% हो गई थी, इसकी पहले 20% थी और 26% हो गई थी. To offer better exit opportunities to the minority shareholders. कि पहले सिर्फ 20% शेयरहोल्डर्स बाहर जा सकते थे, अब 26% शेयरहोल्डर्स बाहर जा सकते. तो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स क्या हो गया, उनको बेनिफिट हो गया, अब ज्यादा लोग जा सकते हैं. प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर द ओपन ऑफर. प्राइसिंग मैकेनिज्म क्या रहेगा ओपन ऑफर के लिए? So the SEBI Takeover Code 2011 outlines a specific pricing formula to ensure that the open offer price is fair and reflects the value of the shares. The minimum offer price is the highest of the following. इनमें से जो भी हाईएस्ट प्राइस निकलेगा कैलकुलेट करके वो क्या होगा, हमारा मिनिमम ऑफर प्राइस होगा. कि मैं अगर आपको ऑफर दे रही हूँ कि माइनॉरिटी शेयरहोल्डर से मैं खरीद रही हूँ, कि मैं आई आपके पास कि भाई बताओ आप कितना, मैं आपको एक आपके शेयर खरीदना चाहती हूँ, तो आप बोलोगे कि कितना पैसे में. तो ये फॉर्मूलाज उसके लिए बनाए गए हैं कि जो डिस्कस करते हैं उसका मिनिमम प्राइस क्या होगा शेयर होल्डर से. तो ये जो फॉर्मूलाज कैलकुलेट करेंगे इसमें से जो सा भी हाईएस्ट प्राइस होगा दैट विल बी द मिनिमम ऑफर प्राइस. आपको मिनिमम रखेंगे. आपको अगर लग रहा है कि सामने वाला कन्वेंस नहीं है, आपको अपना 26% पूरा करना है. अगर फॉर एग्जांपल आपका 20% तक पूरा हो गया, 6% बच गया, तो अभी आप 45% के शेयर होल्डर हो कंपनी में. आपको चाहिए कि भाई मैं पूरा 51 हो जाऊं, मेजर शेयर होल्डर मैं ही बन जाऊं कंपनी का. तो आप उस केस में अपना ओपन ऑफर से ज्यादा भी प्राइस दे सकते हैं जो आपने मिनिमम प्राइस यहाँ पे सेट हुआ था. और मिनिमम प्राइस कैसे आता है? द एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो प्राइसेस ऑफ द शेयर ड्यूरिंग द 26 वीक्स प्रीसीडिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट. पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले का जो 26 वीक्स
वीकली हाई और लो प्राइसेस था उनका एवरेज निकाल दिया। ठीक है, पहले का अनाउंसमेंट के पहले की बात हो रही है यहाँ पे। क्यों अनाउंसमेंट से पहले की बात हो रही है? प्रेसीडिंग द अनाउंसमेंट क्यों टाइम पीरियड लिया है यहाँ पे? थोड़ा तेज बोलो। प्रोटेक्ट की तो बात ही नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो हम प्राइस सेट कर रहे हैं वो कहाँ से एवरेज प्राइस ले रहे हैं? अनाउंसमेंट से पहले का प्राइस जो है वो वाला ले रहे हैं। तो अनाउंसमेंट से पहले का क्यों ले रहे हैं, बाद का क्यों नहीं ले रहे? उसके बाद प्राइस में बहुत सारे हाइक्स आएंगे, क्योंकि प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होंगी। जैसे ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है कंपनी के बारे में, कंपनी में बोला रतन टाटा ने कि मैं अपना शेयर बेच रहा हूं, तो लोग भी बेचना शुरू कर देंगे। रतन टाटा ने बोला कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो लोग भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे बहुत बारी ऐसे, अगर आप टिप्स कभी आपने स्टॉक मार्केट की देखी हो तो आपके पास ऐसे टिप्स आ रही होते हैं कि भाई मुकेश अंबानी अपनी डॉटर इन लॉ को ये गिफ्ट कर रहा है कंपनी, जिसके शेयर होल्डर्स बहुत, मतलब जिसके शेयर्स बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ने वाले हैं, नाम जानना है तो टेलीग्राम पे लिंक को कॉन्टैक्ट कर। तो वो क्यों आ रहा है ये राइट? क्योंकि अगर पता है कि भाई अब मानी जाएगा बिजनेस में तो शायद बिजनेस इंक्रीज हो जाएगा। तो वो माइंडसेट यहाँ पे भी है कि या तो उसके बाद फ्लक्चुएशंस हाई हो सकती हैं, अच्छी खबर है तो, या डाउनफॉल हो सकती है। तो अगर आपको बिल्कुल एक फेयर प्राइस चाहिए तो आपको कब चाहिए? वो पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले का चाहिए, और 26 वीक्स है यानी कि हाफ ईयर तक। ठीक है, द एवरेज ऑफ द डेली हाई एंड लो प्राइसेस ड्यूरिंग द 2 वीक्स बिफोर द पब्लिक अनाउंसमेंट। यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा था, यहाँ पे टाइम पीरियड कम कर दिया, 2 वीक्स कर दिया। So average of the daily high and low prices during the 2 weeks before the public announcement. कोई कोई कंपनी होती है जिसने बिल्कुल ही इंस्टेंट ग्रो किया होता है तो उसके इंस्टेंटली प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो आप उसका 6 महीने का एवरेज लोगे तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। वेरएस कुछ है जो 6 महीने से, साल से, 1 साल, 1.5 साल से होता है कि शेयर प्राइसेस में ज्यादा फर्क नहीं आया, वही 350 से 400 पहुंचती है, फिर 400 से 350 आ जाती है, यही कर रही है। अगर कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा तो उस केस में आप 6 मंथ्स का ऐसे अकॉर्डिंगली एवरेज निकाल सकते हो। कुछ ऐसी है जो अभी तक तो 20 रुपीज रह रही थी, लेकिन एकदम से ही अभी रिसेंट में 25 हुई है, तो उस केस में आप जा सकते हो। Then the highest prices paid by the acquirer or the PACs for any share during the 52 weeks preceding the public announcement. Highest price अगर किसी acquirer ने पे किया है या people of common like consent जो भी आया है shares के लिए during the 52 weeks preceding the public, यहाँ पे भी वही public announcement से पहले की है यहाँ पे सारी बातें। Then ये जो price था agreed upon the acquirer within the seller in the question in the 26 weeks preceding the announcement. यहाँ पे वो 52 weeks था, यहाँ पे वो 26 weeks वाला सेम चीज है। This pricing formula ensures that shareholders receive a fair exit price based on the recent market valuation. कि मेन क्या है, प्राइसिंग फॉर्मूला ये इंश्योर करता है कि जो शेयर होल्डर्स है उनको एक फेयर एग्जिट प्राइस मिले, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बेकार ना जाए। क्लियर है कि प्राइसिंग मैकेनिज्म हमने कैसे निकाला? सारा का सारा ये ध्यान रखना है कि पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले का है, और आप खुद से एक नोट बनाकर लिख भी सकते हैं अगर ऐसा कुछ पूछ रहे हैं आपसे कि ऑल एवरीथिंग एवरी लाइक फॉर्मूला इज हैविंग अ कॉमन थिंग दैट इज प्राइस बिफोर द प्रीसीडिंग पब्लिक अनाउंसमेंट, एंड द रीजन बीइंग इज दिस कि ultimately the fluctuations are high after the announcement. It can be upwards or it can be downwards, but there are fluctuations which may not give a true or fair picture of the like share. So to have a proper price, we have a deal, we have a prices, we have an average prices from only before the proceedings of the announcement. Then voluntarily open offer. ओपन ऑफर क्या है? वॉलंटरली आ रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि भाई अगर आपने 25% खरीद लिया तो आपको 26% जन पब्लिक से भी खरीदना पड़ेगा, यहाँ पे वो वॉलंटरली है ओपन ऑफर। सो द सेबी टेकओवर कोड 2011 allows acquirer to make a voluntarily open offer provided they already
hold at least 25% of the shares or the voting rights, but not more than 75%. यही 25% से अगर 75% के बीच में है तो वो अपने आप खुद से वॉलंटरीली ओपन ऑफर का बनाएंगे। तो मिनिमम ऑफर साइज कितना होगा? तो वॉलंटरीली ऑफर, क्योंकि आप खुद से ऑफर बना रहे हैं, जबरदस्ती वाला नहीं है, तो वो मिनिमम 10% का तो होगा ही होगा टोटल शेयर्स का। अगर आप 10% से भी कम बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है आपका ऑफर देने का। Then restriction on further acquisition. An acquirer making a voluntarily open offer cannot acquire any additional shares for 6 months. जिसने एक बार voluntarily open offer बना दिया, वो उसके बाद 6 महीने तक उस कंपनी का कोई भी शेयर नहीं खरीद सकता। An acquirer making a voluntarily open offer cannot acquire any additional shares for 6 months following the offer period. 6 months तक कोई भी शेयर नहीं खरीद पाएगा उसके बाद, एक कंडीशन के अलावा, एक्सेप्ट थ्रू अनदर ओपन ऑफर और बी एग्जेम्प्टेड ट्रांजैक्शन। कि अगर वो उसके बाद दोबारा कोई और ओपन ऑफर बनाता है तो खरीद सकता, उसी ओपन ऑफर के थ्रू खरीद सकता है, बट एक जनरल विदाउट एन ओपन ऑफर जनरल पब्लिक से नहीं खरीदा तो वो नहीं खरीद सकता। Voluntarily open offer provides flexibility for acquirers to increase their holdings while giving shareholders an opportunity to sell their shares if they prefer। कि मतलब इसमें दोनों का ही एक विन-विन सिचुएशन है कि उनके जो है होल्डिंग्स बढ़ जाएंगी तो वो वॉलंटरीली ऑफर दे सकते हैं, और जो शेयर होल्डर्स बेचना चाहते हैं वो अपना स्टेक क्या कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। तो दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है। Then exemption from the open offer requirement. क्या exemptions हैं हमारी open offer requirement से? So transfers between the promoters and PACs can be exempt if they are within the prescribed limits. अगर prescribed limits में नहीं है तो transfers क्या हो सकते हैं, रोक सकते हैं। लिमिट्स क्या है हमारे, जैसे 5% था कि डिस्क्लोज करें बिना 5% से ज्यादा नहीं खरीद सकते। अगर आपको 26% है तो 26% आपका ओपन ऑफर की लिमिट थी, तो 25% आपकी पहले स्टार्टिंग की लिमिट थी। तो जो लिमिट्स हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, आप उससे ज्यादा बियॉन्ड जाओगे तो वो ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो ओपन वॉलंटरी ऑफर था उसमें वो 6 मंथ्स वाला पार्ट नहीं मेंशन, तो कोई बात नहीं, आप इसमें से एक्स्ट्रा then acquisition under a scheme of arrangement. वॉलंटरी वाले में 6 मंथ्स के तक आप कोई वो शेयर नहीं खरीद सकते, वो वाला पार्ट कैसे कि 6 मंथ्स तक कोई एक्शन नहीं, बाकी सारे पॉइंट सेम है। बाकी हाँ काफी स्टेप्स के लिए कोई भी ठीक है। तो अगर ट्रांसफर जो है वो विद इन द टाइम लिमिट्स नहीं है तो वो एग्री नहीं होंगे, अगर लिमिट्स के अंदर है तो ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हैं। देन एक्विजिशन अंडर अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। एक्विजिशन का अगर हमारी एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अंदर ही है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हमें कब सबमिट करनी होती है, जब हम क्या कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं तब। उसमें क्या होती है, सारी फेयर टर्म्स और कंडीशंस हमने मेंशन करी होती हैं। तो यहाँ पे भी मर्जर, डीमर्जर एंड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूव्ड बाय द कोर्ट्स और रेगुलेटर्स आर एग्जेम्प्ट। देन राइट इश्यूज, जो शेयर्स राइट इश्यूज के थ्रू हमें एक्वायर होते हैं, आर एग्जेम्प्ट इफ दे डू नॉट ब्रीच द ट्रिगरिंग थ्रेशोल्ड्स। Then regulatory exemptions, SEBI may provide exemption in specific cases to protect the interest of the shareholder or to facilitate the corporate restructuring। कि कभी-कभी SEBI ही उस पे exemption लगा देता है खुद से, तो उसको लग रहा है कि कुछ बुरा हो सकता है, वो stakeholders, shareholders को protect interest को करने के लिए। Then these exemptions are intended to avoid open offer obligations for certain transactions that do not substantially alter the control or the ownership। देन हमारी मैंडेटरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है इसमें, कि हमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। सो अगर मैं 5% से ज्यादा का शेयर एक्वायर कर रहा हूँ तो मुझे सेबी को या स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इनिशियल डिस्क्लोजर
कैसे देंगे? 5% का शेयर होल्डर, मतलब 5% सबसे पहले खरीद, कि मैंने 5% खरीद लिया। खरीद होता ना कि अगर हम कोई घर खरीदना है तो हम एक मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, जिसको हम ब्याज बोलते हैं, घर में पकड़ाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एज अ टोकन ऑफ टोकन ऑफ मर्जर हमें आगे क्या करना पड़ेगा? मिनिमम पहला 5% खरीदना पड़ेगा। फिर डिस्क्लोजर आप कैसे देते हो? 2% से ज्यादा खरीद। फिर अगर आपने 2% से कम खरीदा तो डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब आपने जैसे जैसे 2% से ज्यादा तक खरीदा तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर बारी उस 2% का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सो इनिशियल डिस्क्लोजर क्या है? व्हेन एन एक्वायरर और पर्सन, और जो भी हमारा कंसर्न पर्सन है वो रीच करता है 5% शेयर होल्डर्स इन अ टारगेट कंपनी, दे मस्ट डिस्क्लोज टू द सेबी एंड द स्टॉक एक्सचेंज कि आपका शेयर होल्डर एक कंपनी में 5% से ज्यादा कम हो गया तो आपको सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। और कॉन्टिन्यूअल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे कब? हर 2% जब भी आप ऐड कर रहे हैं। तो आपने 1.5% खरीदा है, आपको नहीं डिस्क्लोज करना, लेकिन पहली बारी में 5% पे डिस्क्लोज करना है, फिर हर 2% पे और डिस्क्लोज करना है कि भाई मैंने खरीद लिया है। So after crossing the 5% thresholds, any acquisition or disposal of 2% or more must be disclosed within the 2 working days. 2 working days में ही disclose करना, time period भी mention है। Annual disclosures, promoters and PACs must disclose their total shareholding annually. Annually भी उन्हें disclose करना पड़ेगा अगर उनका ऐसा कोई interest है तो। These disclosures ensure that changes in the significant shareholdings are promptly communicated to the public, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। कि जैसे ही ऐसा कुछ नोटिस उनके पास भी आता है वो अपनी वेबसाइट पे भी मैंडेट कर देता है ताकि लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो क्लियर है? मैंने जैसे ही कंपनी का 5% क्रॉस कर लिया, एक कंपनी के 1 लाख के शेयर थे, मैंने जैसे ही 1 लाख का हो गया 5,000, जैसे मैंने जैसे ही उस कंपनी के 5,000 शेयर ले लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब मैंने 2% और लिए, यानी कि मैंने 2,000 और लिए, तो मुझे फिर से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फिर मैंने 2,000 और लिए, मुझे फिर से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर मैंने 1,500 लिए तो नहीं देना। मैं 1,500 करके ले सकती हूँ। अगर मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहती, एक कोई क्रीपिंग वाली स्ट्रैटेजी में फुलफिल कर रही हूँ, तो उस केस में मैं इतना कम करके ले सकती हूँ। बट जहां मैंने एक साथ 2% से ज्यादा ले लिए तो आई नीड टू गिव दैट इंफॉर्मेशन। Then obligation of the acquirer and the target company. Both the acquirer and the target company have specific obligations to ensure a fair and transparent acquisition process. कि जो भी एक्वायरर है और टारगेट कंपनी है उनकी स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस जो रोल्स है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी ताकि जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहे, फेयर सिस्टम रहे। तो एक्वायरर की क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं? एक्वायरर को क्या करना चाहिए? मर्चेंट बैंकर्स हो गए, जो भी ऐसे लग रहे हैं भाई जैसे सीएस वगैरह हो गए, जो भी उनको इनफ इंफॉर्मेशन दे सकता है उनको क्या करना चाहिए? हायर करना चाहिए बिफोर हैविंग एनी ओपन ऑफर टू द जनरल पब्लिक। द एक्वायरर मस्ट अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर, provide adequate financial arrangements for the open offer and publish a detailed public announcement। कि एक तो पहले कोई हायर करना है जो उसकी हेल्प करेगा डिस्क्लोज करने में, सेकेंड चीज उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये रोल किसका? एक्वायरर का। टारगेट कंपनी के ऑब्लिगेशंस क्या है? कि दे मस्ट डिस्क्लोज द ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डर्स। यही जो उसके शेयर होल्डर्स है वो उनको अपने ऑफर के बारे में बताएं एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी एक्विजिशन। कि वो खुद के जितने भी उसके शेयर होल्डर्स हैं जो भी उनके इंटरेस्ट में आ रहे हैं उनको क्या करें? इंफॉर्मेशन बताएं। The board of directors must also make a recommendation on the open offer for the shareholders। कि जो डायरेक्टर है वो क्या करे? रिकमेंडेशन ही प्रोवाइड करे कि क्या आपको वो ओपन ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो ये रिकमेंड भी कर सकते हैं कि भाई आप करो या नहीं करो ओपन ऑफर एक्सेप्ट। These obligations safeguard shareholders' interest by ensuring they have access to critical information and guidance on the ओपन ऑफर। तो अगर वो ऑब्लिगेशन दे देंगे तो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो लोगों को भी समझ आ जाएगा कि भाई क्या मुझे अपने शेयर्स को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए ओपन ऑफर में।
Then processing timelines. So they have the set timelines for various offers. कि लाइक टाइमलाइन फिक्स है कि किसी को अगर मीटिंग हुई है, किसी को अगर ऑब्जेक्शन है तो वो 30 डेज में रेज कर सकता है. देन कितने दिन में जैसे उनको अप्रूवल चाहिए, कितने दिन में उनको डिस्क्लोज करना है, ये सारी चीजों का टाइमलाइन वहाँ पे क्या होता है, फिक्स रहता है. सो पब्लिक अनाउंसमेंट, द एक्वायरर मस्ट मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द ओपन ऑफर व्हेन द ट्रिगर पॉइंट इज रीच्ड. जैसे ही हमें जितना लग रहा था कि हमें खरीदना है, अगर हम उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो वैसे ही क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैंने 25% खरीद लिया वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा जैसे ही मेरा ट्रिगर पॉइंट रीच हो गया. ट्रिगर पॉइंट मतलब जहां के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, खतरा बन सकती हूँ. तो वो ट्रिगर पॉइंट जहाँ पे आ गया, जहाँ से मैं उनको परेशान कर सकती हूँ, जहाँ से मैं उनकी कंपनी को एक्वायर कर सकती हूँ, उस पॉइंट पे आते ही मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा. डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट को वही विद इन 5 days ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट, 5 दिन के अंदर अंदर जब आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी कि मैं कंपनी को खरीद रहा हूँ, द एक्वायरर मस्ट रिलीज अ डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स ऑफर प्राइस, जस्टिफिकेशन एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स. ये उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा कि कौन सा ऑफर प्राइस है जो आप लोगों को दे रहे हो शेयर्स के लिए. देन क्या जस्टिफिकेशन है कि भाई आप क्यों ये कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, कहाँ लेके जाओगे, किसी के लिए बेनिफिट है, मोनोपोली तो नहीं क्रिएट हो गई. ये सारी आपको जस्टिफिकेशंस भी पब्लिक स्टेटमेंट में ऐड करनी पड़ेंगी. एंड देन फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स ऑल्सो कि आपने पैसा कहाँ से रेज किया है, आप लोगों को किस तरीके से दे रहे हो, आप कंपनी के आगे चलाने का इरादा क्या है. इससे क्या होगा कि अगर मुझे पता है कि सामने वाले ने लोन लिया है या खुद में बहुत हाई कॉस्ट जा रही है, उसकी किस तरीके से वो कॉस्ट बियर कर रहा है, क्या वो कंपनी का उसका खुद का पैसा, ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट टर्म लोन्स है तो वो कंपनी से निकाल के चला जाएगा, दोबारा कंपनी सेल आउट कर देगा, कंपनी सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी. तो जो भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं विद इन द फर्म वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. फिलिंग विद द सेबी विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक स्टेटमेंट. पहले 5 दिन के अंदर अंदर अनाउंसमेंट की आपको पब्लिक स्टेटमेंट करनी थी. अब जैसे ही 5 दिन हो जाएंगे पब्लिक स्टेटमेंट को, तो ड्राफ्ट ऑफर लेटर इज सबमिटेड टू दी सेबी फॉर द रिव्यू. ये एक लेटर देना पड़ेगा मिस पी को, वही जैसे ऊपर जो लेटर्स बना रखे स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी उनके लिए भी और सारी चीजें के साथ साथ लेटर बना देंगे. देन सेबी कमेंट्स, जो हमने सेबी के लिए दिया रिव्यू के लिए लेटर, वो सेबी उस पे कमेंट करेगा विद इन 3 days कि ऐसा कर लो, ऐसा होना चाहिए. Open offer commencement, the offer must open within 12 working days of SEBI commence and it remains open for the 10 working days. कि जो आपने ओपन ऑफर देना है 26% के लिए लोगों को, वो विद इन 12 वर्किंग डेज में दे दो, जैसे सेबी ने आपको रिव्यू करके कमेंट करके दे दिया. 15 दिन बाद सेबी ने रिव्यू करके दिया, मैंने 15 दिन के बाद जैसे जिस दिन से रिव्यू किया उस दिन के बाद से 12 दिन क्या कर सकते हो, ओपन ऑफर आपको करना पड़ेगा सेटअप. और उसके 10 दिन के अंदर अंदर लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्टेड है वो 10 डेज के अंदर अपने शेयर्स को बेच देंगे. तो ये 10 दिन तक ओपन रहेगा. देन कंप्लीशन एक्विजिशन एंड पेमेंट टू द शेयर होल्डर शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 days ऑफ द क्लोजिंग. जब ऑफर क्लोज हो उसके 10 डेज में क्या होना चाहिए, पेमेंट क्लियर हो जानी चाहिए. द स्ट्रक्चर टाइमलाइन प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर द एक्वायरर्स एंड इंश्योर्स टाइमली एक्विजिशन फॉर द ओपन ऑफर. ये ओपन ऑफर जो है वो टाइमली एग्जीक्यूट हो गया. देन पेनाल्टीज, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपने जो कॉम्प्लायंसेस बनाए थे, जो जितने आपको पैसे दे रहे थे सब कुछ करना था, अगर वो आप नहीं कर पाते तो फेलियर टू कंप्लाई विद द सेबी टेकओवर कोड कैन लीड टू सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग मॉनेटरी पेनाल्टीज, डिसजॉर्जमेंट ऑर्डर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फर्दर एक्विजिशंस. तो सेबी में इम्पोज मॉनेटरी पेनाल्टीज, मैंने मॉनेटरी पॉलिसीज को लाइक पेनाल्टीज लगा सकते हैं, फाइन आपको कुछ पे करना पड़ सकता है व्हिच इज लाइक 1% ऑफ द नेट वर्थ अराउंड. देन एक्वायरर्स मे बी required to disgorge or return the profits made from the non-compliant acquisition. कि अगर आपने कोई प्रॉफिट अर्न कर लिया इस ड्यूरिंग में जब आपने, लेकिन आपका भी कंसेंट पूरा नहीं हो पाया, काम फॉर्मेलिटीज नहीं हुई थी, तो अगर कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो वो क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा. एंड सेबी में रिस्ट्रिक्ट एक्वायरर्स फ्रॉम मेकिंग फर्दर एक्विजिशंस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि आप एक टाइम लिमिट तक दोबारा नहीं कर सकते like requirement. So penalties ensure compliance with the code
तो पेनल्टीज होंगी तो वही होगा कि फुलफिल हो पाएगा, नहीं पेनल्टीज होंगी तो लोग जो भी इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं बिना अरेंजमेंट्स के रेडी भी हो सकते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द सेबी टेकओवर रूल। कोई डाउट है इसमें? ऑफर विड्रॉल क्या होगा? जब आपने जो ऑफर डाला था, ओपन ऑफर जो किया था, तो आपने विड्रॉ पीरियड में भी इस वजह से आप पैसे नहीं दे पाए, आपने जो अरेंजमेंट था वो आंसर नहीं हो पाया, या आपका कोई इरादा था कंपनी को टेक ओवर करने का, बट मे भी कंपनी ने पर्सनली वो चीज को हैंडल कर लिया और आपको लेवल पे थी वो किसी और तरीके से खत्म हो गई, तो भी आपने इरादा बदल दिया उस कंपनी को एक्वायर करने का। तो जो आपने ऑफर डाला हुआ था वो आपने क्या करा? विड्रॉ। अब आप दोनों शुरू से बैठे थे, बताओ इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा दोनों में से? यहाँ पे जो कंपनी सेक्टर वो हाई कोर्ट यहाँ पे था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। आप कोई बात नहीं, कोई 3-4 पॉइंट आप बताओ, कोई 2-3 आप बताओ। कंपनी का क्लाइंट हाँ ना। तो वो आप दिख रहा है, याद क्या नहीं है, लिखा हुआ है, बोलना ही तो है, बोलो। कंपनी तक 1956 में हाई कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ती है एंड किस चीज के लिए? मर्जर एक्विजिशन के लिए, एंड कंपनी एक्ट 2013 में एनसीएलटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पर से अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड है कंपनी एक्ट 2013 में। और कंपनी एक्ट 2013 में फास्ट ट्रैक मर्जर भी अलाउड है, और यहाँ पे लेंथी प्रोसेस है क्योंकि हाई कोर्ट अप्रूवल करने में बहुत टाइम लगाती है। जाओ बेटा, अभी कोई भी 2-3 पॉइंट एक्सप्लेन करो। नहीं क्यों? अपलोड तो करते नहीं लोग, देख नहीं पाते। जो कंपनी एक्ट 2013 है 96 है, उसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट देना मैंडेटरी नहीं था, जबकि जो कंपनी एक्ट 2013 में मैंडेटरी कर दिया और वैल्यूएशन रिपोर्ट। क्या था वैल्यूएशन रिपोर्ट का मतलब? इससे मतलब वो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी देती है। मतलब क्या था वैल्यूएशन रिपोर्ट का? कि मतलब कंपनी कितनी वर्थ है, इंटरेस्टिंग वैल्यू। और जो 1996 वाला एक्ट था उसमें शेयर होल्डर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के बारे में को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं की गई थी, जबकि 1913 में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स पर प्रोटेक्ट देने पर मेन इंटरेस्ट दिया गया। प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्ट दिया गया, मतलब ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। और 1996 एक्ट में क्रॉस बॉर्डर मर्जर अलाउड नहीं था, जबकि 2013 में अलाउ कर दिया। नेक्स्ट पेज भी यार कोई पॉइंट नेक्स्ट से बोलना है तो। एंड कंपनी एक्ट 1996 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अवेलेबल नहीं थी, जबकि 2013 में अलाउ कर दी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। और 1996 में फास्ट ट्रैक मर्जर अवेलेबल नहीं थे, जबकि कंपनी एक्ट 2013 में अलाउ कर दिए। स्मॉल और होली ओन्ड सब्सिडीज कंपनी को अलाउ कर दी। क्या अलाउ किया था? फास्ट ट्रैक मर्जर्स। एंड 1996 एक्ट में रीजनल डायरेक्टर और ऑफिशियल लिक्विडेटर को रिक्वायर्ड था उनसे ओपिनियन लेना, पर जबकि उनका जो रोल था वो कम कर दिया क्योंकि ड्यू टू फास्ट ट्रैक मर्जर। एक बार थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। बेसिकली कंपनीज एक्ट आई थी मर्जर और एक्विजिशन से रिलेटेड, ठीक है। मर्जर और एक्विजिशन कंपनीज एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनीज ही मर्ज हो रही है, तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढी गई इसके रिगार्डिंग। क्या चीजें कही उन्होंने, ये हमें यहाँ से देखना है।
1956 पहले कंपनीज एक्ट थी, फिर वो किसमें कन्वर्ट हुई, अमेंडमेंट आई 2013 में, जिसके अकॉर्डिंग भी रूल्स फॉलो हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अप्रूवल जो है पहले कौन देता था, हाई कोर्ट अप्रूवल देता था आपको मर्जर और अमालगमेशन के लिए। अब अप्रूवल कौन देने लग गया, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब उसके पास राइट है। क्यों हुआ ये चीज, क्योंकि भाई हाई कोर्ट के पास और बहुत सारे केसेस होते हैं, वो इसके लिए इतनी डिटेल्ड स्टडी नहीं कर सकती, जिसके लिए अगर करती है तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करो, हट जाओ, हाई कोर्ट को हटा दिया और एनसीएलटी को ये सारी पावर दे दी कि अब आप ही मर्जर्स के लिए देखोगे, और उनका कंपनी स्पेसिफिक काम है, तो ये कंपनी का ही पार्ट है, तो वो क्या कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। तो वहां जहां टाइम लगता था ज्यादा, यहाँ क्या हो गया, टाइम लगना कम हो गया, तो फास्ट प्रोसेस हो गया। फिर भी करके अभी भी थोड़ा डिले होता है, तो उन्होंने एक और इजी वे आउट